हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट के चैप्टर मार्क्सवाद के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने मार्क्स का इंट्रोडक्शन देखा था, संक्षिप्त में सारे सिद्धांत देखे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है इस पर बात की थी। आज हम मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मार्क्सवाद के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत है। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद भी इसे कहा जाता है। एक और जहाँ ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है, वहीं इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या उसका अनुभव मूलक आधार प्रस्तुत करती है। मार्क्स उन इतिहासकारों से सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम माना है। उसके अनुसार इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इतिहास की जितनी भी घटनाएं हैं वो सिर्फ एक स्टेट है, उसके जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है, उसमें जब चेंज होगा, जैसे पहले हल आदि से काम होता था, कृषि था वो इकोनॉमी का आधार था। उसके बाद कृषि से हटकर उद्योगवाद पे औद्योगिक क्रांति हुई और उद्योगों का जन्म हुआ, तो क्या हुआ, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। फिर उद्योगों से सर्विस सेक्टर बढ़ गया, सर्विस सेक्टर के कारण आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। तो उन्होंने कहा जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है, इतिहास की घटनाएं चेंज होती हैं और किसी भी सामाजिक, राजनीतिक अथवा न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान होना अति आवश्यक है। मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं बल्कि केवल और केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। अगर आपको आज का युग है, इसकी आर्थिक व्यवस्था का ज्ञान है कि आज भाई सर्विस सेक्टर का काम ज़्यादा है कि उद्योग का काम ज़्यादा है, इसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन बन रहे हैं, तो अगर आपको आर्थिक व्यवस्था का ज्ञान है, उसी के आधार पर आप वहाँ का सामाजिक, राजनीतिक और न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये मार्क्स ने कहा कि सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियाँ, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं, वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि जीवन के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के निर्णायक कारकों की खोज हमें जीवन की भौतिक स्थितियों में करनी चाहिए। इसके अनुसार आर्थिक कारक अर्थात उत्पादन की शक्तियाँ समस्त वस्तुओं का निर्धारण करती हैं। एक समाज की संस्कृति उसके आर्थिक जीवन के आधार पर खड़ा किया हुआ ढांचा है। समाज की संस्कृति वही होगी जो उस आर्थिक जीवन के आधार पर जो ढांचा बनेगा, वही उसकी संस्कृति कहलाएगी। मार्क्स ने कहा उत्पादन की शक्तियाँ ही उत्पादन के संबंधों को निर्धारित करती हैं और उत्पादन के संबंधों के आधार पर ही सामाजिक की संस्थाओं और विचारधारा का ढांचा खड़ा होता है। यानी उत्पादन के संबंधों के आधार पर ही समाज की संस्थाएं और वहाँ की विचारधारा वो डेवलप होती हैं। आर्थिक व्याख्या अथवा इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या का सार यह है कि सामाजिक परिवर्तन का अंतिम निर्धारक उत्पादन तथा वितरण की पद्धति में परिवर्तन है। उत्पादन और वितरण की पद्धतियों में परिवर्तन होगा तो समाज में भी परिवर्तन होगा। मार्क्स ने अपनी कृति ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा है कि भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली मानव जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन के सामान्य स्वरूप को निर्धारित करती है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन के अनुरूप ही उत्पादन के संबंधों का निर्धारण होता है। इसी उत्पादन संबंधों अथवा आर्थिक दशाओं के आधार पर वह अब तक की व भावी इतिहास की 6 अवस्थाएं बतलाता है, जिसमें से 4 अवस्थाएं गुजर गई हैं और 2 आनी शेष हैं। यानी इन्होंने क्या कहा कि उत्पादन के साधनों में जैसे जैसे चेंज हुआ, वैसे ही सामाजिक ढांचे में चेंज हुआ। इस आधार पर इन्होंने 6 स्टेजेस बताई हैं, जिसमें से 4 गुजर चुकी हैं और 2 आनी शेष हैं। यानी इतिहास में इन्होंने कहा 6 स्टेजेस आएंगी टोटल।
पहली स्टेज इन्होंने बताई है आदिम साम्यवादी व्यवस्था। ये पहली अवस्था इन्होंने बताई है, सबसे पुरानी, मतलब हम इतिहास के काल क्रम की यहाँ बात कर रहे हैं कि इतिहास कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो उसमें सबसे पहली अवस्था थी इतिहास के टाइम में, सबसे पुरानी थी, वो आदिम साम्यवादी व्यवस्था थी। यहाँ उत्पादन के सरल साधन हुआ करते थे, जैसे पत्थर के औजार, धनुष बाण, शिकार करना, कंदमूल एकत्रित करना आदि मुख्य कार्य हुआ करते थे। उत्पादन के साधन समस्त समाज की सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे, कि सब समूह में रहा करते थे, शिकार वगैरह करते थे। आदमी ज़्यादा इंटेलिजेंट उस टाइम नहीं था, कोई विकास नहीं हुआ था, और जो साधन थे वो समाज की सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे। तो सारे मनुष्य समान थे, कोई शोषक नहीं था, कोई शोषित नहीं था। इसीलिए इन्होंने इसको साम्यवादी अवस्था का नाम दिया है, क्योंकि साम्यवाद के इन्होंने ये साम्यवाद ही लाना चाहते थे। तो इन्होंने कहा कि एक स्टेज पहले ऐसी थी जिसमें साम्यवाद था, वो थी आदिम साम्यवाद, जब कुछ संपत्ति का जब उदय नहीं हुआ था, तब सारे मनुष्य इक्वल थे और कोई शोषक और शोषित नहीं था। फिर दूसरा स्टेज आया दास अवस्था। इन्होंने कहा धीरे धीरे परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, कंदमूल फल शिकार की बजाय लोग एक जगह पर रहने लगे, खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे। कृषि भूमि के स्वामित्व ने सामंती प्रथा को जन्म दिया। तो समाज में दो वर्ग बन गए। एक वर्ग जो भूमि का स्वामी हुआ करता था, यानी जो पावरफुल लोग थे, उन्होंने भूमि पर कब्जा कर लिया तो भूमि के स्वामी कहलाए। फिर दूसरा वर्ग कौन सा था, जिन्हें इन सामंतों ने यहाँ पर काम करने के लिए रखा था भूमि पर, तो इन्होंने इनको अपना दास बना लिया था। समानता स्वतंत्रता सब कुछ समाप्त हो गया और समाज दो वर्गों में बट गया, स्वामी तथा दास। ये थी दास अवस्था, यानी भूमि पर कंट्रोल कर लिया और दास रखने लगे। तो दास ही सारे काम किया करते थे। तो यहाँ से इन्होंने कहा कि दो वर्ग बनने शुरू हुए और इतिहास की हर अवस्था में फिर दो वर्ग पाए जाते हैं, जब तक कि वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज का उदय नहीं होता। तो यहाँ से दो वर्ग बन गए थे, स्वामी वर्ग व दास वर्ग, यानी समाज था वो शोषक और शोषित में बंटना शुरू हो गया था। तीसरी अवस्था सामंती युग। उत्पादन साधनों में उन्नति हुई, लोहे के हल, कृषि, बागवानी का विकास, इसके लिए श्रमिकों की आवश्यकता हुई। इससे दास और स्वामी के स्थान पर नए प्रकार के सामंती संबंध कायम हुए। इसमें सामंत थे वो भूमि और उत्पादनों के साधनों के स्वामी होते थे, किंतु खेती का कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाता था। इसमें शीर्ष पर राजा, उसके नीचे सामंत, फिर कृषक हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या बताया कि सामंती अवस्था में क्या हुआ, सामंत हुए, सबसे ऊपर राजा था, फिर सामंत था, उसके बाद कृषक हुआ। सामंत क्या थे, जिन्होंने भूमि पर कब्जा कर रखा था। अब ये तीसरा युग था। तो इसमें क्या थे, फिर समाज दो वर्गों में बट गया, एक तो सामंत थे और एक कृषक वर्ग थे। कृषक से वो अपनी भूमि पर काम करवाते थे और उनका शोषण करते थे। फिर चौथा वर्ग आया जब औद्योगिक क्रांति हुई। तो उस टाइम दो वर्ग कौन से बने, ये था पूंजीवादी युग या पूंजीवादी अवस्था। अब इसमें क्या हुआ था कि छोटे छोटे जो इस टाइम उद्योग थे वो पनपने लग गए, बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्रांति हुई, तो सब कुछ का स्थान उद्योगों ने ले लिया, कृषि का स्थान। यंत्रों के स्थान पर वाष्प चलित स्वचालित यंत्रों का विकास हो गया। पूंजीपति उत्पादन के साधनों के स्वामी बन गए, लेकिन उत्पादन का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, श्रमिकों के द्वारा। उत्पादन के साधनों के आधार पर समाज दो वर्गों में बट गया। जो उद्योगों के स्वामी थे, जैसे जिनकी ज़मीन है, जिनकी फैक्ट्री है, जिनका रॉ मटेरियल है, स्वामी थे, वो तो पूंजीपति कहलाए, जो शक्तिशाली वर्ग था। और जो उद्योगों में काम किया करते थे, मजदूरी जिनको दी जाती थी, जो उद्योगों में काम करते थे, जो बहुमत में थे, वो श्रमिक वर्ग कहलाए, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं होती थी। उनको महज इतनी संपत्ति मिलती थी कि वो अगले दिन फिर से काम पर लौट सकें अपना पेट भर के। तो उनके पास संपत्तिहीन वर्ग था ये। अधिकतम लाभ के लिए पूंजीपति वर्ग ने श्रमिकों की स्थिति का लाभ उठाया और उनका शोषण किया। पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण के चरम सीमा पर पहुंच जाने पर नई क्रांति हुई। इस क्रांति को उन्होंने क्या नाम दिया कि यहाँ शोषण चरम सीमा पर पहुंच गया है, पूंजीपतियों ने शोषण किया है श्रमिकों का, उनके पास संपत्ति भी नहीं है। तो श्रमिकों के वर्ग में चेतना आई कि भाई हम तो शोषण करवा रहे हैं। तो ये जब उनको ये पता चला, उनमें चेतना आई, तो फिर जो अगली स्टेज आई वो है
जो आएगी मार्क्स के अकॉर्डिंग वो है श्रमिकों का या श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व या अधिनायकवाद। मार्क्स का विश्वास है कि पूंजीपतियों के अत्यधिक शोषण के कारण श्रमिकों में जागरूकता उत्पन्न होगी तथा दोनों वर्गों के बीच संघर्ष की स्थिति होगी। ऐसे में श्रमिक वर्ग उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देगा और इस प्रकार श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा। जब उनको पता चल जाएगा, उनमें चेतना आ जाएगी कि हमारा शोषण हो रहा है, तो सब एकजुट हो जाएंगे। यही नहीं कि एक राज्य के श्रमिक ही एकजुट हो रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी फैल जाएगा। सारे देश के मजदूर हैं वो एक हो जाएंगे और पूंजीपति वर्ग को वो नष्ट कर देंगे, खुद का अधिनायकवाद स्थापित कर लेंगे। तो ये स्टेज अभी आना बाकी है। उसके बाद की स्टेज उन्होंने बोली साम्यवादी व्यवस्था। उन्होंने कहा इसके बाद जो स्टेज आएगी अधिनायकवाद के बाद वो होगी साम्यवादी अवस्था। श्रमिक वर्ग पूंजीवाद के समस्त तत्वों का पूर्ण विनाश कर देगा, तब यह मानवीय विकास की अंतिम अवस्था साम्यवादी अवस्था होगी। इस आदर्श समाज में राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। तो ये इन्होंने बताई थी साम्यवादी अवस्था। अब इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन देखते हैं। मार्क्स ने आर्थिक तत्वों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है और माना है कि परिवर्तन केवल आर्थिक कारकों के परिणाम होते हैं। आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समाज को संचालित करने में आर्थिक तत्वों के अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, नैतिक अन्य कारक भी उत्तरदायी होते हैं। जबकि मार्क्स ने आर्थिक तत्वों पर आवश्यकता से अधिक बल दे दिया। दूसरा, मार्क्स का दृष्टिकोण है वो एकांगी है, क्योंकि ये प्रत्येक घटना और प्रभाव का कारण सिर्फ आर्थिक मानते हैं, जो कि सत्य नहीं है। ये कहते हैं कि समाज का कोई सामाजिक ढांचा है, आर्थिक ढांचा है, राजनीतिक ढांचा है या वहाँ की न्याय व्यवस्था है, सब कुछ आर्थिक कारकों से ही प्रभावित होती है। तो ये सिर्फ एक पक्ष देखते हैं कि आर्थिक कारक ही सब कुछ हैं, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। तीसरा, मार्क्स का यह कहना कि प्रत्येक ऐतिहासिक घटना उत्पादन और वितरण की व्यवस्था का परिणाम है और उत्पादन की शक्तियों से ही उत्पादन संबंध निर्धारित होते हैं, प्रत्येक दिशा में सही नहीं रही है। चौथा, मार्क्स का ये कहना कि जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है वही केवल राजनीतिक शक्ति का उपयोग करता है, परंतु शक्ति प्राप्त करने का साधन केवल आर्थिक शक्ति ही नहीं। जैसे मध्य युग में पोप की शक्ति, महात्मा गांधी जैसे शक्तिशाली थे, तो महात्मा गांधी के पास पूंजीवादी थोड़ी थे, वो उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी, फिर भी वो शक्तिशाली थे। तो कई बार लोग अपनी पर्सनैलिटी के कारण, अपने अच्छे कामों के कारण शक्तिशाली बनते हैं। मध्य युग में धर्म की पोप की शक्ति हुआ करती थी, पोप पावरफुल हुआ करते थे, धर्म चर्च के पोप, तो उनके पास पूंजी थोड़ी होती थी, वो तो सिर्फ धर्म के कारण पावरफुल होते थे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास आर्थिक शक्ति है वही शक्तिशाली बनेगा सिर्फ। मार्क्स ने केवल यूरोप के 2000 वर्षों के इतिहास को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाया है, जो कि गलत है। साथ ही इतिहास के 4 युगों, आदि युग, दास युग, सामंत युग और पूंजीवादी में विभाजन भी ठीक नहीं है। उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तो उन्होंने इतिहास को अपने अकॉर्डिंग पेश किया है।